तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेट 4 है, सेट 4 है और सेट 4 का लेक्चर 1 है। हमने पिछले जो भी लेक्चर है उसमें हमने सेट 3 कंप्लीट कर दिया था। ये हमारा सेट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर 1 है ना, मतलब क्वेश्चन 1 में हम बात करते हैं भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार किसने दिया। तो भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार आपका दिया था एम एन रॉय ने, मनवेंद्र नाथ रॉय। कब दिए थे? तो 1934 में दिए थे। 1934 में सबसे पहले, मतलब ऑफिशियल रूप से दिए थे, औपचारिक रूप से सबसे पहले इन्होंने दिए थे। फिर 1935 में जो कांग्रेस है वो पहले वाली, तो वो क्या की कि मतलब अपने उसको क्या बोलते हैं, अधिवेशन में इसको मुख्य नारा के रूप में बनाई, मुख्य धारा के रूप में बनाई। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था। तो यूएसएसआर। यूएसएसआर बोले तो रसिया यानी रूस से लिया गया था। RUSSIA, रसिया से यह लिया गया था। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्किम कब भारत का राज्य बनता है। तो सिक्किम का एक हिस्ट्री है। सिक्किम भारत का राज्य कब बनता है तो इसका एक हिस्ट्री है। अगर हम यहाँ पे बताना चाहें तो जो ये सिक्किम है ना हमारा, ये इसका एक हिस्ट्री है। जो सिक्किम है, तो सिक्किम क्या हुआ था कि 35वां संविधान संशोधन 1974 में यह भारत का सह राज्य बना। सह राज्य बोले तो भारत को, इसको सिक्किम को आधा राज्य बनाया गया भारत का, कि आप पहले भारत में रहकर देखिए, अच्छा लगता है तो पूरा पुनः आपको मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो इसको अच्छा लगा तो एक और संविधान संशोधन कर दिया गया, 36वां संविधान संशोधन 1975 में, और इसको राज्य का दर्जा बना दिया गया। यानी यह भारत का 22वां राज्य बनता है सिक्किम। भारत का 22वां राज्य कौन सा बनता है? तो सिक्किम बनता है। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो उसने कितना राज्यों को बनाने का सिफारिश किया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग में 14 राज्य बना था। कितना यूटी बना था? तो यूटी बना था आपका 8 यूटी बना था। ठीक है। अगर हम बोले कि जो पहली बार यानी भाषा के आधार पर पहली बार कौन सा राज्य बना था, भाषा के आधार पर पहली बार राज्य कौन बना था, भाषा के आधार पर फर्स्ट राज्य कौन था तो अब क्या बोलेंगे, तो उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया गया था आपका 2009 में लागू किया गया था। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो जो राज्यसभा का सदस्य होगा, वो उनका जो चुनाव होगा वो कराएगा राज्य के विधानसभाओं द्वारा, यानी राज्य के एमएलए द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए द्वारा कराया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो वो हमारा अनुच्छेद है 155, राज्यपाल की नियुक्ति से लेकर संबंधित है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से एसईओ का अर्थ क्या होता है। तो एसईओ यानी एसईओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 9 नंबर, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था। तो सिक्किम को भारतीय संघ में तो ये बनाया गया था आपका 36वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस 1976 में हुआ था। इसके द्वारा से सिक्किम को भारत का कौन सा राज्य बनाया गया था। तो 22वां राज्य बनाया गया था सिक्किम को। 10 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है, तो वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन आपका कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कॉस्मोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है ना, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ये कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है कि यह आपका मानव समाज के मानव समाज के और आप संस्कृति का अगर अध्ययन करेंगे तो आपको कहा जाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और इसके अध्ययन को कहलाएंगे एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम एटन एटन एनाटॉमी का बात करेंगे, एनाटॉमी का,
तो वो करेंगे जो मानव है ना, मानव, मानव और जीवों की आंतरिक, आंतरिक, मानव और जीवों की आंतरिक संरचना, मानव और जीवों की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका एटोनॉमी। और इसके जो अध्ययन करता होंगे उसको बोलेंगे एटोनॉमिस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में चंद्रमा द्वारा तय किए गए, चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। वो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जो चंद्रमा ही नहीं बल्कि जो पूरे ग्रह हैं, ग्रह और उपग्रह, किस मतलब किस वो क्या बोलते हैं आपके किस पथ पे चक्कर लगाते हैं, तो वो लगाते हैं आपके दीर्घवृत्ताकार पथ पे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे। और दीर्घवृत्ताकार पथ हमारा ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर हम यहाँ से शुरू किए तो वापस हम लौट कर यहीं आएंगे। और अगर आपने दूरी और विस्थापन पढ़ा होगा तो मान लीजिए क्या बोलते हैं कि अगर हमने ए से चलना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, और ये हमारा जो पूरा पूरा लेंथ है उसका हमने 50 मीटर लेंथ ले लिया, तो अगर हम दूरी मानेंगे तो दूरी तो हमारा 50, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये तो हमारा 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 50 मीटर हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर हम विस्थापन पूछे, विस्थापन पूछे तो वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से हम चले थे वहीं वापस आ गए, तो विस्थापन जीरो होगा। और वहीं यहाँ पे कार्य पूछ रहा है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन। बल आप कुछ भी मान लीजिए, बल आप मान लीजिए कि 50 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहा है वो चंद्रमा लगा रहा है, तो 50 न्यूटन का बल हो गया। तो अगर उसमें हम विस्थापन लगा दिए जीरो, यानी विस्थापन तो हमारा जीरो हो जाएगा। तो आप कितने भी बड़े संख्या में जीरो से गुना कीजिएगा तो वो जीरो ही आएगा। मतलब आपका कार्य किसके बराबर हो जाएगा, तो कार्य जीरो के, यानी कार्य आपका शून्य के बराबर हो जाएगा। कार्य किसके बराबर हो जाएगा, शून्य। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, शून्य के बराबर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करता है कि डैश वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय रेखा स्थित है। मेरिडियन मतलब एक रेखा होता है कि आपके किस रेखा पर, जो किस अक्षांश रेखा पर भारत का जो भारत है वो स्थित है। तो वो स्थित है 32.5 डिग्री अक्षांश, 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ये इस पे भारत का हमारा टाइम लाइन है। और जो अभी जो मान लीजिए कि हमारा टाइम हो रहा है 4:04, ठीक है, तो ये 4:04 टाइम हो रहा है। तो ये आपका कहाँ से डिसाइड किया जाता है, तो यूपी के नैनी से डिसाइड किया जाता है। जो कहाँ पे है, तो प्रयागराज के आसपास है, प्रयागराज में है, यूपी के नैनी में, प्रयागराज इलाहाबाद के वो आसपास है। तो यहाँ से डिसाइड किया जाता है पूरे भारत का टाइमलाइन, ठीक है। अगर ये पूरा भारत का एक साइड आप देख लेंगे, यहाँ इधर मान ले गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात देखे और यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश देखे, तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का अंतर है, तो इन दोनों के बीच 30 डिग्री का अंतर है। और चूंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, तो चढ़ती यही 12, यानी 120 मिनट, 120 मिनट। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटा। अगर आपका गुजरात, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मतलब आप क्या बोलते हैं भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर को देखिएगा, तो उसमें कितने घंटे का अंतर आएगा, तो 2 घंटे का अंतर आएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसको रहने दें, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। तो एक बात बताइए, अभी जो सिंधु घाटी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता हम कहाँ बताए थे, तो सबसे ज्यादा सिंधु घाटी का जो स्थान मिला है वो हमारा पाकिस्तान में मिला है। कहाँ मिला है, तो पाकिस्तान में मिला है, यानी सिंध प्रांत में। तो पाकिस्तान वही उधर हो जाएगा। स्पीति मरुस्थल है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में स्पीति मरुस्थल है। थार मरुस्थल है आपका राजस्थान में, राजस्थान में थार मरुस्थल है। कक्सरण कहाँ है, तो गुजरात में। और कक्सकरण ही एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कक्सकरण जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो कक्सरण नेशनल पार्क जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। और यही गुजरात में है आपका एक गिर नेशनल पार्क। वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है एशियाई, एशियाई शेरों के लिए वो प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है। काबुल लामजाओ, काबुल, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, एनपी मतलब नेशनल पार्क होगा। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका,
तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर में। मणिपुर में काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तैरता हुआ नेशनल पार्क। तैरता हुआ नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? काबुल लामजाओ को। और इस नेशनल पार्क में है संघाई हिरन। संघाई हिरन के लिए यह प्रसिद्ध है। संघाई हिरन के लिए यह प्रसिद्ध है। संघाई हिरन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो डांसिंग डियर। डांसिंग डियर के नाम से ही जानते हैं संघाई हिरन को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहले हम इसको मिटा दें, इसको हम हटा देते हैं। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका मणिपुर में हो जाएगा काबुल लामजाओ। और इसको हम लोग तैरता हुआ नेशनल पार्क कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किसे मतलब किसको अलग करती है, किसे संबंधित है? तो वो अंडमान निकोबार को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल, ठीक है, अंडमान निकोबार को अलग करती है। 16 नंबर हिमालय पर्वतमाला का वह भाग जो तीस्ता और दिहांग, दिहांग को हम लोग ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच स्थित है। मतलब कौन सा है उसके बीच स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका असम हिमालय। असम हिमालय हो जाएगा। असम हिमालय क्यों हुआ हम यहाँ पे बताते हैं। ये हमारा एक जो सर सिडनी बुराड थे, तो सर सिडनी बुराड ने क्या किया था कि ये एक भूगर्भ मतलब भौगोलिक थे, यानी जो भी उनको ज्योग्राफी के क्षेत्र में जो अध्ययन करते हैं वो थे। तो ये क्या किए ना कि देखो, ये बाटे थे आपका जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है जो क्षेत्र पड़ता है, उसको हम लोग पंजाब या कश्मीर हिमालय वो बोले। ठीक है, जो 560 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सतलज और काली नदी के बीच में जो है वो 320 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और वही कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। और नंदा देवी किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही है नंदा देवी। नेशनल पार्क भी है एक, नंदा देवी एक सबसे ऊंची चोटी भी है। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है? तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय, जो कि 800 किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी ये हो जाएगा आपका असम हिमालय। यही ब्रह्मपुत्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? तो दिहांग बोलते हैं। यही ब्रह्मपुत्रा को हम लोग दिहांग बोले। ठीक है, अब एक एक बात यहाँ पे जो इधर देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा, जो हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसका अगर हम उद्गम पूछे, इसका आप उद्गम बताइए, या उद्गम कहाँ से हुआ था, यानी इसका उद्गम आप बताइए। इसको हम लोग तिब्बत में क्या कहते हैं? जब यह तिब्बत से हमारा भारत में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में, तब इस नदी को हम क्या कहते हैं? जब यह नदी आपका असम में प्रवेश करती है तब हम क्या कहते हैं? असम में प्रवेश करती है तब हम इस नदी को क्या कहते हैं? अब बताइए, इस नदी का जो उद्गम स्थान है ब्रह्मपुत्रा नदी का, वो है चेमाडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ये कहाँ है आपका? चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है वो आपका पड़ता है वो कौन सा एक ग्लेशियर फेमस ग्लेशियर है? मानसरोवर। मानसरोवर झील के पास ये पड़ता है। मानसरोवर झील के पास पड़ता है। ठीक है, तो इस झील के पास है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, तिब्बत में इस नदी को हम लोग कहते हैं सांगपो नदी। इनको सांगपो नदी कहते हैं तिब्बत में। सांगपो का अर्थ होता है तिब्बत भाषा में पवित्र नदी, यानी तिब्बती लोग का पवित्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, नहीं सॉरी, इस नदी को हम लोग दिहांग बोलते हैं। दिहांग नदी, दिहांग नदी हम लोग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। और जब अरुणाचल प्रदेश से आपका असम में प्रवेश करती है तब हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे। असम में क्या है? असम में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, एक एक नदी द्वीप बनाती है, एक नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, यह नदी द्वीप है। इस नदी द्वीप को हम लोग बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा द्वीप है? तो मांजुली द्वीप। देखो, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है हमारा, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो हम जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है जो मानसरोवर के निकट स्थित है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नदी कहते हैं, जिसका मतलब होता है पवित्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहते हैं, दिहांग नदी। जब यह असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है।
और यह ब्रह्मपुत्रा नदी जो असम में एक मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, और यह मांजुली द्वीप असम का एक जिला है, यानी यह एक पूरा नदी पर बसा हुआ है, यह एक पूरा जिला इसको घोषित कर दिया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कोई है तो वो हो जाएगा मांजुली द्वीप। और ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो अगर पूछा जाए कि अपना मुहाना कहाँ बनाती है, अर्थात ये अपना जल कहाँ गिरा देती है, तो जल आपका गिराती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, बंगाली खाड़ी में अपना यह जल गिरा देती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गोदावरी नदी का उद्गम किस क्षेत्र में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम है आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। गोदावरी नदी से भी हम कुछ बातें कर लेते हैं। यह हमारा गोदावरी नदी है, ठीक है, यह हमारा गोदावरी नदी है। तो जो गोदावरी नदी है ना, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है यह त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहते हैं, या फिर हम इसको पश्चिमी घाट भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट हम इसको कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को पश्चिमी घाट, और ये ऐसे टूटा फूटा है तो इसको हम लोग पूर्वी घाट बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये पूरा वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगी तो गोदावरी नदी, और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगी आपकी गंगा नदी। तो जिस कारण दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा बोलते हैं। आपका गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर, और जबकि वही जो ओरिजिनल गंगा है जो उत्तर में बहती है उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और बिहार में उसका लंबाई पूछा जाए तो 445 किलोमीटर। देखो गंगा नदी, एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी, तो गंगा नदी की अगर ओवरऑल पूछा दिया यानी पूरा पूरा लेंथ पूछा जाए, पूरा लेंथ पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर उसका पूरा लेंथ हो जाएगा। जबकि वही पूछ दिया जाए कि अगर वो आपका बिहार में कितना बहता है गंगा नदी, तो बिहार में बहता है आपका चौसा से प्रवेश करता है और उधर आप क्या बोलते हैं, इधर कटिहार से निकल जाता है। ठीक है, तो बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। वही आपको का पूछा जाए कि आपका पटना में कितना लंबाई है, तो पटना में लंबाई है इसका 99 किलोमीटर तक पटना में लंबाई है। तो ये भी आप बात इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि गोदावरी नदी के बारे में बात कर रहे थे। तो गोदावरी नदी सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिस कारण दक्षिणी गंगा कहते हैं, और 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको इसका जो उपनाम है गोदावरी को हम लोग बूढ़ी गंडक, गोमती नदी या दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी है प्राणहिता, पेन गंगा, इंद्रावती, मंजीरा। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो गोदावरी नदी यहाँ पे त्रिमकेश्वर पहाड़ी से यहाँ पे निकलती है, और ऐसे ये बहते हुए इधर जाती है। तो यहाँ पे गौतमी और वशिष्ठी नदी है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रावरा नदी। आप अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था, क्या बोलते हैं, बीपीएससी वाले उसमें, कि जो प्रावरा नदी है ना, तो प्रावरा नदी के मतलब तट पर एक जो हड़प्पा स्थल है वो स्थित था, तो वो था दाइमाबाद। दाइमाबाद किस नदी किनारे था, प्रावरा नदी किनारे। कहाँ था दाइमाबाद, तो महाराष्ट्र में था, एमआर महाराष्ट्र में था। ठीक है, उसके बाद इधर से मंजीरा नदी निकलती है, इधर से वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सारा मिलाकर प्राणहिता नदी बनाती है, और जाकर यह गोदावरी में मिल जाती है। आप एक बात याद रखिएगा, जो इंद्रावती नदी इधर से छत्तीसगढ़ से इंद्रावती नदी निकलती है, इसी इंद्रावती नदी पर इंद्रपुरी बैराज स्थित है। इंद्रपुरी बैराज कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ये सारा हो जाएगा। अगर आप इसको क्या बोलते हैं, आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, बनाना है तो बना सकते हैं, हम मिटा देते हैं। इसको बनाना वो बना ले। नेक्स्ट में क्वेश्चन बात करते हैं 18 पर, कि अल्फांसो किस मतलब फसल की, अरे मतलब किस फल की किस्म है अल्फांसो, तो वो हो जाएगा आपका आम का। ठीक है, 9 नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग में शामिल है। तो इसको गोल्डन जो चतुर्भुज है उसमें हम शामिल करते, देखो यहाँ से हम दिल्ली से उठाते हैं, दिल्ली से हम इधर आते हैं मुंबई पे, मुंबई से इधर आते हैं हम चेन्नई पे, चेन्नई से इधर आते हैं कोलकाता पे, कोलकाता से पुनः हम इसको जोड़ देते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की प्रतिमा यानी नटराज की मूर्ति। देखो दो क्वेश्चन है कि जो पुरुष नाचता हुआ पुरुष जिसको नटराज बोला गया है वो तो हड़प्पा से मिला है, लेकिन अगर पूछा जाए कि नर्तकी कहाँ से मिली है, यानी जो डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदड़ो से। डांसिंग पुरुष पूछ दिया जाए तो हड़प्पा से, और गर्ल पूछ दिया जाए तो मोहनजोदड़ो से मिला है। लोथल को हम लोग गुदीवारा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे गुदीवारा हुआ करता था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबार का कवि था, तो वो हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षवर्धन
हर्षवर्धन अंतिम वो बोला जाए, क्या बोलते हैं कि अगर मतलब इंसियंट हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का जो अंतिम, इसको हिंदू शासक बोल सकते हैं, या फिर इसको अंतिम क्या बोल सकते हैं कि शक्तिशाली शासक। शक्तिशाली शासक बोलना सही रहेगा, शक्तिशाली शासक बोलिए। ये प्राचीन भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था, जिसको किसने हरा दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था। पुलकेशिन पुलकेशिन सेकेंड ने इसको क्या कर दिया था? तो हरा दिया था। और इसी ने एहोल अभिलेख लिखवाया था। एहोल अभिलेख, एहोल, एलोहना, एहोल, एहोल अभिलेख इसने लिखवाया था, और उसमें बताया था कि हमने हर्षवर्धन को हरा दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि किताब उल हिंद, ये किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताब उल हिंद है आपका अलबरूनी। किताब उल हिंद को ही हम लोग बोलते हैं तहकीक ए हिंद, इसी को हम लोग बोलते हैं तहकीक ए हिंद। रेहला, इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है रेहला। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम है रेहला हो जाएगा। 23 नंबर, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है हमें? तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी हमें जातक कथाएं दर्शाती है। और जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथाएं। 24 नंबर, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किया था। जबकि 1333 में कि 36 में ऐसे कुछ था, उसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो वो हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश शासन कर रहे थे। पहला का नाम था सालू वंश, टुल्लू वंश, सुल्लू वंश, टुल्लू वंश, सालू वंश और आरवीडू वंश, ये 4 शासन कर रहे थे। 25 नंबर क्वेश्चन, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम, यह किस शासनकाल के दौरान कभी हुआ करते थे? तो आप बताइए। तो ये होते थे आपके शाहजहां के समय होते थे। 26 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर, 12 सालों तक फतेहपुर सिकरी ने में अकबर ने शासन किया था, यानी अपनी राजधानी बनाया था अकबर ने। बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो जुके बाबरी। बाबर ने कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। बाबर कब मरा था? तो 1530 में मरा था। औरंगजेब कब मरा था? तो 1707 में मरा था औरंगजेब। 27 नंबर क्वेश्चन, सालबाई की संधि मई 1782 में हुआ था के हस्ताक्षर द्वारा, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया था, तो हुआ था आपका 1782 में। 1782 में हुआ था सालबाई की संधि, 1782 में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन, 1856-57 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व केवल ये 2 भाई ही नहीं थे, इन दोनों भाई तो फेमस थे, लेकिन इन दोनों के भी और थे, सिंधु कान्हू। एक थे आपका चांद और एक था आपका भैरव। ये टोटल 4 भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह को चलाया था। ठीक है, संथाल विद्रोह को चलाया था। ये दामिन ए कोह विद्रोह था। दामिन दामिन ए को, इस भूमि के लिए यह लड़ा गया था। और ये सारा संथाल विद्रोह आपका छोटा नागपुर के पहाड़ क्षेत्र में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? तो छोटा नागपुर के पहाड़ क्षेत्र में, यानी 28 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, पहले यही इतना ही बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका पंजाब राज्य में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने कर दी थी? तो इसमें कर दी थी उधम सिंह ने। एक कहानी हम इसमें बताते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में, कि जो आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था ना, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये काल बैसाखी के दिन हो रहा था। कब हो रहा था? तो काल बैसाखी के दिन हो रहा था। काल बैसाखी में ये लोग क्या हुए थे? तो एक समय इकट्ठा हुए थे, और वो वहां पे जनरल डायर ने क्या कर दिया था कि डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, या फिर गोली चलवाया था। इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इसी में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह एक छोटा लड़का था जिसका नाम उधम सिंह था। उधम सिंह ने क्या किया कि 1940 ईस्वी में इसने क्या कर दिया जाए कि इसको हत्या कर दी थी। जब यह इस समय 1919 में 1919 में जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, तो ये छोटा था।
उसने क्या कर दिया था कि जनरल डायर को जाकर मतलब शायद लंदन में 1940 ईस्वी में इसको हत्या कर दी थी। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता है। तो देखो, जो हमारा खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हीं को इनको ही कहा जाता है। इनसे आप बात याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान से आप 3 बात याद रखिएगा। पहला बात याद रखिएगा कि इनको बोलते हैं आपका सीमांत गांधी। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। दूसरा इनको बोला जाता है बादशाह खान। बादशाह खान इन्हीं को कहा जाता है। तीसरा इनको बोला जाता है कि आप खिदमत खिदमत गार आंदोलन। खिदमत गार आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो वो इन्हीं ने किया था। यानी सीमांत गांधी इन्हीं को कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को ही हम लोग बादशाह खान भी कहते हैं। और खुदाई खिदमतगार, खुदाई हम लिखना भूल गए। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का स्थापना किसने किया था, सीमांत गांधी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 31 नंबर की, किसी भी उत्पादन में पैकेज पर एमआरपी का मतलब क्या होता था। तो एमआरपी का मतलब सीधा याद रखिए प्राइस। तो कौन सा प्राइस, तो यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट, ये तो होगा नहीं। ये देखिए अब मार्जिनल प्राइस होगा, मार्जिनल रिटेल प्राइस होगा या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा। तो ये शायद होगा मैक्सिमम, यानी 31 का बी होना चाहिए। 31 का बी होना चाहिए। 31 का बी होना चाहिए। देख लीजिएगा आप एक। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पीपुल्स प्लान वो कौन लाए थे। यानी पीपुल्स प्लान एक आर्थिक योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो एम एन रॉय के द्वारा तैयार किया गया था। एम एन रॉय का फुल नाम क्या है, तो मनवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने 1934 ईस्वी में पहला प्रारूप वाला वो क्या बोलते हैं दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और ये इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। इनको जब जालियावाला क्या बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण को जब एक जेल में इनको बंद कर दिया गया था, और उस जेल का नाम था हजारीबाग जेल। हजारीबाग इनको जेल में बंद कर दिया गया था। वहां से यह क्या बोलते हैं, तो दिवाली के दिन वो वहां से कूद कर भाग आए थे। दिवाली के दिन कूद कर भाग आए थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट बात करते हैं। और हाँ, जब ये कूदकर भाग आए थे ना, तो नेपाल में इन्होंने आजाद दस्ता का निर्माण किया था। नेपाल में क्या किया था निर्माण, आजाद दस्ता। आजाद दस्ता, आजाद दस्ता का निर्माण किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 33 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी IDBI, SIDBI, इसका स्थापना कब होता है, तो इसका स्थापना होता है आपका 1990 में। और इसका मुख्यालय है आपका लखनऊ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कितना नंबर, 34 नंबर। 34 नंबर बात करते हैं। 33 नंबर कहाँ गया, 33 नंबर ही है। 34 नंबर बात करते हैं, यहाँ पे है कि वस्तुओं के निर्यात आयात के संतुलन को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। यानी आपका जितना आयात करते उतना निर्यात कर देते, इसको व्यापार संतुलन कहा जाएगा। ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन। 37 नंबर बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू होता है। तो ये किसकी सहायता से लागू होता है, तो ये लागू होता है आपका वर्ल्ड बैंक की सहायता से। वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये इसको लागू किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई है। तो सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना बनाई गई है आपका अहमदाबाद में। गिफ्ट, पहले हम ये देखते हैं गिफ्ट का मतलब क्या होता है, GIFT। गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात इंटरनेशनल, INTERNATIONAL इंटरनेशनल फाइनेंशियल, FINANCE फाइनेंस, और टेक यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। यानी ये बनाया जा रहा है कहाँ पे, अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि UNDP को क्या कहते हैं, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, यूनाइटेड नेशनल डिजिटल डिजिटल यूनाइटेड नेशनल प्रोजेक्ट नहीं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कहा जाता है। UNDP का फुल फॉर्म होता है आपका। 39 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि ईस्टर का त्यौहार निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ईस्टर का त्यौहार आपका रविवार के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, तो ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। ईसा मसीह
का क्या हुआ था, तो पुनर्जन्म हुआ था। पुनर्जन्म हुआ था ईस्टर के दिन, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर, यानी ईस्टर रविवार हम इसको ईस्टर संडे बोलते हैं। एक 40 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो उसको बोलते हैं हम लोग सरोद के वादक थे। रुकिए हम इनको दिखाते हैं। ये है उस्ताद अमजद अली खान, इन्हीं का नाम है उस्ताद अमजद अली खान। और ये हमारा है, ये जो आप इस हाथ में देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? तो इसी का नाम है सरोद, और यही बजाते थे। इनको कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। ये कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं इनको। ठीक है, हमने इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर, पुस्तक इंटर इंटरप्रेटर ऑफ मालाडील मालाडीज द्वारा पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखा गया था झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया था। और इसी झुम्पा लाहिड़ी को, मतलब इस पुस्तक के लिए, इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज पुस्तक के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। पुलिट्जर पुलिट्जर प्राइज इनको मिला था। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। पुलिट्जर प्राइज इन्हीं के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर को। और किनके याद में मनाया जाता है? तो उनका आपका नाम था, वो कौन थे जो इसे, हाँ, रामानुजन। रामानुजन जी थे। इनसे एक कहानी है कि रामानुजन को ना पढ़ने का मतलब वो नहीं मिलता था, क्या बोलते हैं कि वो जब बीमार थे ना, हॉस्पिटल में थे, HOSPITL, जब वो हॉस्पिटल में थे, तो उनको हर समय जो एक नर्स थी, तो वो हमेशा देखते रहती थी, उनको पढ़ने वढ़ने नहीं देती थी। तो वो जाके बाथरूम में लुका गए और वहाँ पे वो पढ़ रहे थे। तो मतलब ऐसे कहानी है, वहाँ पे वो मैथ सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार आपका CV रमन को मिला था। कब मिला था? तो 1993 के शायद मिला था, 1930 में मिला था, सॉरी, 1930 में इनको मिला था। ठीक है। और ये नोबेल प्राइज का जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1901 में। जो आपका ये ऑल्फ्रेड नोबेल थे, ऑल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के ऑल्फ्रेड ऑल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं ने यह नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट किया था। और इनके जो सेविंग है ना, उन्हीं के सेविंग के पैसा से ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑल्फ्रेड नोबेल का एक आविष्कार भी है। उस आविष्कार का नाम है डायनामाइट। डायनामाइट डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑल्फ्रेड नोबेल ने किया था। 44 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थल की सूची कितना है? 25, 40, 7, 45 है। 45 हो चुका है। 45 हो चुका है। ठीक है, टोटल 45 हो चुका है। 45वां 2000 जुलाई 2026 में बना था। जुलाई 2026 में भारत का 45वां यूनेस्को शामिल किया गया था, जिसका नाम था आपका सारनाथ सांची स्तूप। सारनाथ, जो सारनाथ स्थल है ना यूपी के, उसको शामिल किया गया था। 44वां का नाम बताइए। 44वां का नाम था आपका मराठा सैन्य अभियान। मराठा सैन्य अभियान, ये 44वां मराठा सैन्य अभियान 44वां विश्व धरोहर में शामिल होने वाला भारत का स्थल था। 45 में बात करते हैं कि चांद पर मानव को ले जाने के लिए लूनार अभियान का नाम क्या था? तो अपोलो अपोलो 11 था। अपोलो 11 के द्वारा चांद पर 20 जुलाई 1969 में कदम रखा गया था। कौन कदम रखे थे? तो आर्मस्ट्रॉन्ग नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 46 नंबर, कि कंप्यूटर में इनपुट के बाद जानकारी क्या कहलाती है? तो वो जानकारी आपका आंकड़ा कहलाती है। ये ऐसे ही रट जाइए। 47 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च गति अर्धचालकता मेमोरी जो CPU की गति को बढ़ाता है? तो ये भी रटना है। कैश मेमोरी CPU गति को बढ़ाता है। 48 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? तो इसको भी आप रट जाइए। क्रीपर एक कंप्यूटर वायरस है। कौन है? तो वो हो जाए क्रीपर एक कंप्यूटर वायरस है। इसको भी रटिए। 39 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। और कौन किए थे? तो टीम बर्न, ऐसा कुछ नाम है यार, भूल जा रहा हूँ। ऐसे कुछ नाम है इनका। 50 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि राशि के मापन और
उसकी इकाई में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ राशि दिया है और एक तरफ उसका एसआई मात्रक दिया है, इंटरनेशनल पद्धति वाला दिया है। तो देखो, दाब का पास्कल सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, तापमान है केल्विन सही है, वजन का घन मीटर होगा बिल्कुल नहीं, वजन का न्यूटन हो सकता है, न्यूटन हो सकता है क्या, न्यूटन ही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक पाइप के बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, अगर हम इसको यहाँ पे हम बता भी देते हैं, वेंचुरी मीटर होगा। तो देखो, ये जो हमारा वेंचुरी मीटर है ना, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, ये हमारा एक यंत्र है जिससे हम लोग क्या मापते हैं कि हम लोग वायु, मतलब वायु बोलते हैं कि हम लोग जो जल है ना, उसके हम लोग जैसे एक कोई पाइप है, उस पाइप में जल कितना तेजी से प्रवाह हो रहा है, हम उसको वेंचुरी मीटर से मापते हैं। और किस में मापते हैं, तो क्यूसेक में मापते हैं। क्यूसेक, क्यूसेक क्या है, तो यह एक इकाई है, इकाई है। वेंचुरी मीटर से हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। जैसे कोई भी अगर कोई चीज हो गया, जैसे कोई भी मान लो कि अगर हमारा ये लीटर वाला कोई भी जग हो गया, तो हम इसको, मान लो ये जग हो गया, तो हम इस जग से पानी को मापते हैं, तो पानी को किस में मापते हैं, तो लीटर में मापते हैं। तो वैसे ही वेंचुरी मीटर एक यंत्र है, इस यंत्र से हम लोग क्या मापते हैं, क्यूसेक में, मतलब जो जैसे एक पाइप है, तो उस पाइप में कितना तेजी से जल प्रवाहित हो रहा है, हम इसको मापते हैं क्यूसेक से। ठीक है। जैसे हम नहीं वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आपका नेपाल ने इतना क्यूसेक पानी छोड़ा है, मतलब नेपाल का जो भी आपका बैराज होगा, कोई भी बैराज होगा, उस बैराज से इतना तेजी प्रवाह से पानी उधर से निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाए, इसका मतलब यही है। तो ये जो क्यूसेक इकाई है ना, तो अगर हम पूछे जाए कि ये क्यूसेक में, एक क्यूसेक में कितना लीटर पानी एक बार में बहता है, तो वो बहता है आपका 28.3 लीटर पानी एक बार में एक क्यूसेक में निकलता है। ठीक है। और ये जो क्यूसेक है ना, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अगर पूछा जाए तो बर्नौली के सिद्धांत पे क्यूसेक कार्य करता है। बर्नौली सिद्धांत पे, बर्नौली सिद्धांत पे ये क्यूसेक कार्य करता है, बर्नौली सिद्धांत पर। दिस इज मोस्ट वीवीआई, बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो वो है कार्य एक सदिश राशि नहीं है, क्योंकि कार्य में दिशा नहीं होता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर क्यों चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण। क्योंकि ये हमारा जो पैर है ना, तो पैर पृथ्वी अंदर से, मतलब ये घर्षण, इस तरफ घर्षण लगाती है, इसी कारण, और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 55 में क्वेश्चन बोलते हैं कि ध्वनि निम्न माध्यम में से किसमें यात्रा नहीं कर सकती है। तो वो आपका निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। आप एक बात जानते होंगे कि जो हमारा मून है, हम कितना भी चिल्लाकर बोले या फिर बम फोड़ दे या फिर कुछ भी फोड़ दे, तो वहां पे हमको आवाज नहीं आएगा, अर्थात मून में वायु नहीं है, अर्थात ये जो निर्वात है वहां पे। 56 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। ठीक है। और 57 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि जब किसी तत्व के परमाणु परमाणु की विभिन्न विभिन्न, यानी भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है, तो उसको आइसोटॉप कहते हैं। आइसोटॉप और आइसोबार फिजिक्स में अभी, मतलब हम पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़े नहीं है, तो इसमें हम, ये आंसर ठीक है, एक्सप्लेन हम नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेक्चर 2 में हम रखेंगे क्या बोलते हैं, 58 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।